NSC, monthly income scheme, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब के क्वेश्चंस एग्जाम में एडवांस में नहीं आते हैं. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इजंट आस्क्ड मच बिकॉज ऑल आवर क्लाइंट्स आर यंग, नो वन इज रिटायर्ड एंड इट इज फॉर दोज पीपल हु आर रिटायर्ड. बट हाँ, अगर उनको पूछना है तो बता सकते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारा क्लाइंट है संजय के फादर को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है. तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. बट यस, दैट इजंट मच इंपॉर्टेंट. टाइम मिले एंड में तो इसको देख लीजिएगा. However, rate of interest is not to be memorized. Like when I was giving examination, हमारे टाइम पे क्या था कि पीपीएफ के ये सब रेट्स देते ही नहीं थे. We were supposed to remember the rate and एग्जाम में जाना था, बिकॉज हमारे टाइम पे मंथली एग्जाम होती थी. So they were expecting us कि you should know कि एग्जैक्टली क्या रेट ऑफ रिटर्न अभी चल रहा है पीपीएफ. एंड पीपीएफ रेट वो टाइम पे जस्ट वंस इन अ ईयर ही चेंज होता था, बट नाउ यू नो दैट दे आर चेंजिंग ऑन क्वार्टरली रेस्ट. सो एग्जाम में दे ही दिया होता है. बेस्ट पार्ट. सो वी आर टेकन केयर ऑफ, वो हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, पीपीएफ इज ऑलवेज टेस्टेड इन आवर एग्जामिनेशन. जस्ट अ मोमेंट, इसको क्या हुआ? PPF is always tested in our examination. So I'll brief you about, and you can see there is a specific video on PPF. वो तो आपको देख ही लेना है so that it comes back. जो concept हम सीखे थे वो वापस mind में आ जाए. Now, interest rate is not to be remembered. That will be given to us. Compounding is yearly. Minimum investment is 500. Maximum investment is 1,50,000, right? Per annum. However, you can make 12 installments in a year, not necessarily 12 monthly installment. You can make 12 such investments in a year. फिर इसमें से एक दो चीजें आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंगली. tenor is 15 years. Now, first thing we should know is to identify the maturity, because पीपीएफ को वो लोग रिटायरमेंट के लिए काफी यूज करते हैं एग्जाम में. सो अभी तक हमने पीपीएफ के उतने ज्यादा क्वेश्चंस हमारे बेसिक मॉड्यूल में नहीं सीखे. बट नाउ पीपीएफ इज गोइंग टू बी मच मोर, मींस ये यूज करेंगे, और हमारे सब के स्टडी में ऑलमोस्ट पीपीएफ दिया हुआ है. सो दैट इज बी द रीजन पीपीएफ हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली सीखना है. सो ही इज राइट नाउ करंट एज हमें दी है. करंट एज से फिर पीपीएफ ऑलरेडी या तो एग्जिस्टिंग दिया होगा या तो स्टार्ट किया ऐसे दिया होगा. सो विल रीड द केस स्टडीज एंड विल हाईलाइट कि यहाँ पर पीपीएफ का क्या सिनारियो है. अब क्वेश्चन ऐसे ही वो लोग प्लान करते हैं कि ही विल इन्वेस्ट पीपीएफ मैच्योरिटी इन दिस, या तो पीपीएफ को और 5 साल एक्सटेंड करेंगे, 5-5 साल 2 बार एक्सटेंड करेंगे, लाइकवाइज आपको दे देंगे. सो इन ऑल दिस द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि पीपीएफ का स्टार्टिंग डेट आपको दिया है कि दिस द डेट ऑन विच ही स्टार्टेड. सो इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि भाई ये पीपीएफ मैच्योर कब होगा. मैच्योर कब होगा वो डेट हमारे पास आएगी, तब जाके पता चलेगा कि एक्सटेंशन होगा. सब एक्सटेंशन कितने पीरियड का हो सकता है? 5 years. 5 years के ब्लॉक में सीरीज. ठीक है. एंड फाइनली जो भी हमें एक्सटेंशन ब्लॉक दी है उसके एंड पे पहुंचने के बाद हमें चेक करना होगा कि हैव वी रीच्ड टू द डिजायर्ड एज, डिजायर्ड पीरियड पे पहुंचे या नहीं पहुंचे. एंड हैविंग रीच्ड देयर, फिर हमें चेक करना है कि इज इट देयर या अभी भी और कुछ टाइम गैप है. तो टाइम गैप होगा तो हमको वो भी कॉन्सेप्ट दिया होगा कि लाइक ही वांट्स टू फंड रिटायरमेंट. पीपीएफ के एक्सटेंशन करने के बाद अभी भी मान लो कि हम 2 साल शॉर्ट है, तो क्या, हाउ थिंग्स वुड गो. सो उसके लिए भी हमें ये मैपिंग करके दिया होता है. सो इन ऑल व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ टू फाइंड आउट मैच्योरिटी ऑफ पीपीएफ. चलो मूव फर्दर. से फॉर एग्जांपल पीपीएफ इज ओपनड टुडे. आज की डेट कौन सी है? विच डेट इज टुडे? 20 December. आज 20 दिसंबर है. So somebody opens PPF account on 28 December 2020. तो ये अकाउंट की मैच्योरिटी कब होगी? So as per the rule, right? So 2021, so दिसंबर से लेके 31 मार्च तक इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा. बट ऑफ कोर्स 20 दिसंबर का नहीं मिलेगा. जो मैंने इन्वेस्ट किया उसका नहीं मिलेगा, बिकॉज
to be eligible to get a First to 5 में करना particular पड़ता है. yes perfect so मुझे पहले 5 दिन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा so ये भी एक माइनर चीज है बट एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है. So this period will definitely fetch interest for me but isn't considered for maturity purpose. My first year of maturity will be 21-22. Yes, जो मैडम ने बताया था that was perfect. So it will mature on 1st April 2036. So all of us know it. पता है ना सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये बहुत PPF is very important in this examination, right? So हमको starting amount case study में दी होगी. Now from that starting amount we have to start finding out कि ये PPF कब mature होगा, कितना extension दिया हुआ है, ये सब चीजें हमें ध्यान में लेनी होगी. So I'll find out the maturity value, then extension, उसमें भी शायद rate अलग दे सकते हैं. So many more things they are free to introduce और valid भी है because PPF rate isn't constant, change होते ही रहता है. So that has been the reason if they give 2-3 rates in PPF, मजा आएगा solve करने में. Nothing much but मजा आएगा. It's not complicated. So we reach to the desired goal that way. So याद रखना है maturity period, block extension blocks. अच्छा, how many number of blocks for which it can be extended? Unlimited. N number, sir. N number of blocks. There is no restriction over number of blocks, as we know. अच्छा, फिर चलो लग गया तो ये भी देख ही लेते कि लाइक लोन लेनी है या विड्रॉल करना है तो कब से हो सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस. पीपीएफ तो वैसे हर एक छोटे से छोटा कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में. ठीक है, चलो. सो हाँ, हमारा फर्स्ट ईयर है दैट इज 21-22 जो हमने ऊपर लिखा वैसे. सेकेंड ईयर इज 22-23. थर्ड ईयर इज 23-24. ठीक है. सो ये खत्म कब हुआ? 24. इट इज नॉट December 24 but it is ending on 31st March 2024. True. अब उसके बाद so from 1st April 2024 onwards I can borrow, लोन ले सकता हूं यहाँ पर, right? For how many years? That window is just open for couple of years. 2 साल के लिए मैं लोन ले सकता हूं. That is after 3 years, but year 3 and year 4 में. और say simply year 3 year 4 in the sense कि ये third year खत्म हो गया उसके बाद, so year number 4 and year number 5, right? So to be really precise, ये period में मैं लोन ले सकता हूं. And once that 5-year period is done, तो उसके बाद और एक ऑप्शन शुरू होता है, that is called withdrawal option. So these are the couple of years. So 2 साल है, इसमें कभी भी आप लोन ले सकते हो. अच्छा, लोन की भी एक restriction है. It is not the any amount you can borrow, but आप जो साल में लोन ले रहे हो, but check the year in which you are borrowing money. उसका first preceding year and second preceding year का closing balance. तो say for example हम तो सीधे ही 24-25 में ही बोरो करना चाहते हैं, यही साल में बोरो करना चाहते हैं. So I check my first preceding year is this, second preceding year is this one. So 31st March 2023 के दिन जो भी बैलेंस बचा था उसका 25% मैं बोरो कर सकता हूँ, right? So make sure कि we never know क्या पूछ ले एग्जाम में, तो ये सब चीजें तो हमें क्लियर होनी चाहिए. ऑब्वियसली फिर बोरोइंग के रेट्स एंड हाउ इट इज टू बी रीपेड ऐसा नहीं पूछते हैं. एंड 5 साल के बाद देयर इज वन मोर ऑप्शन अवेलेबल, दैट इज ऑफ विड्रॉवल. 1 विड्रॉल अ ईयर. बट हाँ, इसमें भी रूल है, हाउ मच कैन यू विड्रॉ, कैसे विड्रॉ करेंगे. से फॉर एग्जांपल somebody wants to withdraw in year 2028-29. So कैसे विड्रॉ करेंगे? So सबसे पहले we have to
फाइंड आउट प्रीसीडिंग ईयर्स. देखो फोर्थ प्रीसीडिंग ईयर का बैलेंस चाहिए मुझे, तो ईयर 1, 2, 3 and 4. Now find out first preceding year will be 27, 28. Then another is 26, 27. Then 25, 26 and 24, 25. कुछ मिस नहीं हुआ है ना? ठीक लिखा है ना? I think yes. Now यहाँ पर मुझे दो balances check करना है. So fourth preceding year का balance and the latest balance. ये दो balance में से जो भी lower है उसका up to 50% can be withdrawn. It's not flat. ये भी जो था ना 25% is also up to. This is also up to. Right? So this is how it goes. Clear with this? ये भी हमें पक्का याद रखना एग्जाम के लिए. So any doubt, any confusion at this point? सर एक क्वेश्चन है. हाँ पूछो ना प्लीज. ये एक्सटेंशन के बाद रिपीटेड एक्सटेंशन में कितना विड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, अब जब एक्सटेंशन में आए, right, so once the account has matured, so we have reached to maturity, and उसके बाद first extension है. So extension में it is up to 60% you can withdraw of the preceding blocks closing balance. तो पहले तो maturity पे पहुंचे, तो यहाँ पर जो हमारे पास balance था उसका 60% can be withdrawn. और फिफ्थ ईयर के एंड पे अब ये 5 साल का ब्लॉक खत्म हुआ, फिर से एक्सटेंशन किया, तो यहाँ पर जो बैलेंस था उसका अप टू 60% कैन बी विड्रॉन. सो इट कैन बी एक्सटेंडेड इन द ब्लॉक ऑफ 5 years एंड प्रीवियस ब्लॉक के बैलेंस का 60% कैन बी विड्रॉन. ओके, मतलब एवरी टाइम? हाँ, एवरी टाइम यू कैन डू दिस. इनफैक्ट so I'm taking little bit liberty here. PPF एक बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है फॉर जनरेटिंग पोस्ट रिटायरमेंट इनकम. से फॉर एग्जांपल किसी ने 1 विड्रॉवल इज अलाउड पर ईयर एंड जो टोटल विड्रॉवल की अमाउंट है दैट इज अप टू 60%, उससे ज्यादा नहीं. सो मान लो किसी ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए रिटायरमेंट के टाइम पे, या उसके लाइक पीपीएफ में उसके 1 करोड़ रुपए है. नाउ दैट ही वांट्स टू जनरेट इनकम फ्रॉम दिस अकाउंट. तो पीपीएफ का रेट मान लो 7% है. सो 1 करोड़ 7%, so 7 lakh interest he can withdraw every year. 7 lakh interest he can withdraw every year from the PPF account, still keeping that account balance intact, and this 7 lakh withdrawal is going to be entirely taxable. ये इंटरेस्ट विड्रॉल कब से पॉसिबल है? सी विड्रॉवल यहाँ पर वैसे तो कभी भी 5 साल खत्म हो गए उसके बाद आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, बट दैट बिकम्स मच मोर लुक्रेटिव आफ्टर द इनिशियल मैच्योरिटी. ठीक है, अभी किसी ने 30 एज पे या 40 के एज पे अकाउंट ओपन करा दिया एंड नाउ वी हैव डिसाइडेड कि वंस ही 65 तब से उसे विड्रॉ करना है ये अकाउंट में से, तो वो टाइम पे उसके पास मान लो 1 CR है, दैट मींस ही इज ऑलरेडी इनटू एक्सटेंशन पीरियड. He will continue with the account. He'll keep on extending the account, but he will keep on withdrawing only the interest every year. That's allowed. Okay. So मजेदार concept है PPF. If used properly, तो जबरदस्त है. But yes, then you have to have sizable accumulation into it. Clear with this? Yes. Okay. So PPF आप हो सके उतना पक्का कर लीजिएगा. That is really important for our exam. Employee benefits. Now the next concept is employee benefit. अब यहाँ से क्या हमारे लिए important है? So first of all, payment of gratuity act is important, and fortunately all our clients in the case study are covered by the act, but gratuity के related questions exam file में आते हैं, right? So defined benefit, defined contributions, ये सब चीजें तो है ही है, but yes, essentially we have to know the concept of gratuity entitlement and taxability of gratuity. दोनों चीजें precisely पक्का आना चाहिए हमें, right? Neither a case study suggesting that is not covered by the act. At most of the times they are covered by the act, so that has been the reason हमें ये equation हर बार use करना रहेगा. But yes, it is a 3 marker question if it comes. Now it is common in retirement planning
as well as in tax planning. So किधर से आया वो हमको पता नहीं चलेगा, but ये आएगा तो हमको 3 मार्क दिला के जाएगा, and these are the cash marks, believe me. So gratuity, entitlement, taxability, ये बहुत काम का है. This is really important for us, right? An equation is also known to us. It is the last month's salary. It's covered by the actium layer, so it is the last month's salary. Now salary is defined as basic plus DA. It is 15 by 26 and number of years of service. अच्छा, अब इसमें रूल क्या था? What was that rule about rounding? अगर 6 months and above हो जाता है, then take, if it is 36 years and 7 months, so we'll take 37 years अगर covered है तो. Correct. So all it says is कि देखो मैंने नीचे रखा भी है कि if this 25 years, 6 months and a day, that is 26 years. So that is the added advantage here. And essentially, how do we compute taxability of gratuity? So 3 चीजें हैं. So first one is maximum 20 lakh. अब ये 20 लाख यहाँ पर हम टैक्स के एंगल से रख रहे हैं, बट यहाँ पर कंफ्यूजन होने के और भी चांस है. Like this 20 lakh is also the statutory maximum statutory entitlement. And so it should not be confused. कि Act specifies maximum liability on employer 20 lakh, ये अलग है. And ये tax exemption के लिए 20 लाख है, it is also a different number, even though they are same, 20 lakh. Second is gratuity actually received. And third is based on this Based on formula. ये फॉर्मूला के हिसाब से. अब ये तीनों में से जो भी लिस्ट है, List. that is going to be exempt or taxed? Exempt. List of the three. Exempt, right? And balance, अब actual से कंपेयर करना है आपको. Actual and exempt वाले में से you will find out कि आपको टैक्स आता है नहीं आता है. बट हाँ, ये क्वेश्चन में हमेशा बताता हूँ कि like they are very good at putting all those answers. ये तो पंगा है कि like आप कुछ भी गलत करो, you get an answer. मजेदार चीज भी है. बट यहाँ पर आपको पढ़ क्या लेना है, हमने टैक्स में भी ये किया था, रिमेम्बर इट, कि टैक्स के मॉक्स भी बस जो कर लेंगे, सैंपल पेपर इनफैक्ट वो आपको कर लेने हैं. सो दोनों आंसर आपको मिलेंगे, दैट इज एग्जम्प्टेड ग्रेजुइटी एंड टैक्सेबल ग्रेजुइटी. सो मेक श्योर कि भले ही वी आर इन हरी, ये 3 मार्क बहुत जल्दी जल्दी ले भी लेने हमें, बट be precise while reading the question कि what are they asking? Are they asking us to find out exempted gratuity or taxable gratuity? शांति से. फिर there are some of the things definitely इसके बारे में बहुत ही कम पूछते हैं एग्जाम में कि like leave सैलरी, ये रिटायरमेंट तक ठीक है, लीव एनकैशमेंट, देन VRS, ये सब चीजें नहीं होती है. देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. अब यहाँ पर PF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, राइट? सो आइदर अगर एम्प्लॉय हमें दिया है तो वी मस्ट बी कवर्ड इन ईदर और, कि लाइक या तो वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में है या तो NPS में है. तो इसमें आपको एक चीज इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, बिकॉज दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट टोटल टैक्सेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें सैलरी में भी हमें ये बहुत ध्यान से याद रखना है कि केस स्टडी में ऐसे लिखा होता है PF में कि लाइक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, एम्प्लॉयर का भी दिया हुआ है, राइट? PF में अमाउंट दी गई है हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक कि ये जो अमाउंट है, हम चेक करेंगे भी वंस वी गो टू केस स्टडी, तो अमाउंट एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पर एम्प्लॉयर पे लायबिलिटी कितनी है, नो डाउट करंट ईयर में चेंज हो चुकी है, बट हमारी एग्जाम इज स्टिल फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर 1920. तो वो टाइम पे जितने भी टैक्स के रूल्स थे वो सब हमें याद रखने हैं. तो 1920 में कितना अलाउड था? 12%. ठीक है. सो ये चेक कर लेना है कि इज इट 12% ऑफ इट. एंड देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो लोग जबरदस्त गलती करते हैं, जब हम सैलरी इनकम गिनते हैं, राइट, उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन
हम ऐड करते हैं नहीं करते? करते करते। अच्छा, एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन सैलरी में ऐड करते हैं नहीं करते? नो सर वी डोंट नो राइट। सो फैक्ट इज कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का ये दोनों हुआ है तो एम्प्लॉय की सैलरी में से। सो अंडरस्टैंड, ये तो गिनना है ही नहीं, दिस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड बिकॉज ये हमारी सैलरी में आता ही कहाँ है, इट इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर, ये हमारी सीटीसी में आता है। सो वंस वी सी द सीटीसी उसमें वो लिखा होता है, बट व्हेन आई फाइंड आउट सैलरी फॉर टैक्सेशन पर्पस उसमें ये नहीं होता है, ये तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन में आता है। सो इट इज नॉट देयर इन सैलरी, राइट। और ये भी सैलरी में से ही एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूट किया गया, तो इंस्टेड आई वुड बी टेकिंग दिस अमाउंट अंडर सेक्शन 80C, बट नॉट एट ऑल आई एम गोइंग टू ऐड दिस नंबर इन सैलरी। भले वो सैलरी के लिस्ट में लिखा होता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस। ये छोटी चीज है, जस्ट पीएफ आया तो इसलिए मुझे याद आ गया कि आई वुड हाईलाइट इट। हाँ, दिस प्रोविडेंट फंड एक्ट, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। उतना डिटेल में जो रिटायरमेंट में हमने जो डिटेल में पढ़ा था उतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, बट यस एट लीस्ट वी शुड नो व्हाट इज प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड ऑल द केस स्टडीज व्हिच वी डू हैव आर फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज, नोबडी इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो उसकी भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेंशन एंड ऑल दिस यू कैन स्किप स्ट्रेट अवे। और एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से ये मॉड्यूल में से पढ़नी है, EDI and all you can skip for this. It is NPS, National Pension System. क्या याद रखना है आपको? I'll appreciate अगर NPS आप पूरा ही पढ़ के जाओ, but essentially इसमें से आपको पूछेंगे टैक्सेशन। NPS टैक्सेशन के लिए ये इंट्रोड्यूस कर देंगे, आपके क्वेश्चंस में एनपीएस का इंडिकेशन होगा, राइट। सो अब इसमें क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं कि एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें भी दो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय एंड अनदर इज एम्प्लॉयर, दिस टू पीपल कंट्रीब्यूट। अब एनपीएस में एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड करना है? नहीं सर। करना है, yes. And there are 3 such sections related to NPS. मैं दिखा रहा हूं। These are the 3 sections we must remember. पढ़ता हूं मैं, भले टेक्स्ट में आते हैं, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्योंकि उसके बाद मुझे इमीडिएटली टेक्स्ट ओपन करना है। And yes, you will be like taking a lot of help of taxation videos, right? We have got the entire taxation recorded, तो उसमें salary as a chapter, capital gain as a chapter, IFOS, ये सब आप बहुत ही ज़्यादा देखते रहोगे। Even though taxation is clear, still you are supposed to look at it till the time you clear exam 5. चलो, टैक्स बेनिफिट, एनपीएस के रिलेटेड 3 सेक्शन है। फर्स्ट इज 80CCD1, another is 80CCD2 and third is 80CCD1B. चलो, if somebody shares कि इसमें क्या था, I'll be more than delighted. Please go ahead. ATCCD1 में here if I am making any contribution as an individual or being an employee, that will come in this. And this is the part of 80CCE, जो 1.5 लाख वाला लिमिट आता है वो उसका पार्ट है ये। करेक्ट। फिर 80CCD1B, that employer जो contribute करता है in our salary, which is subject to 10% of the salary. राइट,
वहां तक it comes in this whatever is the contribution amount up to the limit of 10% of the salary. And then 80 CCD 1B is an additional 50K benefit by an individual contribution. Okay. Can an employee also benefit from CCD 1B? Anyone, any individual. Anybody, right? So yes, इसमें CCD 2 का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, होपफुली आप सबको याद होगा, फिर मैं बताता हूं कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस इज फर्स्ट एडेड टू सैलरी. Employer's contribution to NPS is first added to salary. तो while calculating salary हम उसको ऐड कर देंगे सबसे पहले सैलरी में, एंड देन फाइनली 80 CCD 2 में अप टू 10% ऑफ सैलरी हम डिडक्शन में लेंगे. So why do we do that? So by virtue of this, we try to ensure that if employer is contributing anything more than 10%, then difference amount becomes taxed as salary. And अब याद ही रख लो कि लाइक पेंशन तो ऐसा हमें भी कोई वर्ड यूज करके नहीं दे रहे, बट सैलरी इनकम है हमारे पास और हम टैक्सेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना भूलना नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैंने देखा है कि लाइक ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स टैक्स में कुछ ना कुछ लेना भूल जाते हैं एग्जाम में, राइट? एंड दैट इज हाउ दे एंड अप परफॉर्मिंग नॉट बैड but not up to the expectations. Like they are expected A grade, they end up with B grade. या तो कई बार ऐसा भी होता है कि like due to some of the silly mistakes in taxation rules, they end up scoring what 47, 48. So बहुत critical है. इसलिए मैंने आपको बताया कि टैक्स के वीडियोस तो आप देखते ही रहिएगा, endless. टैक्स आपको बचा लेगा एग्जाम में. आपको वैकेशन और एजुकेशन, ये दो गोल बहुत भारी पड़ेंगे, बट बाकी सब मैनेजेबल होता है. फाइन. सो 80 CCD1, CCD2 and CCDB. CCD1B is also CCD1B is also eligible for anybody who is contributing voluntarily to NPS. याद रखना है, राइट? डेफिनेटली कंपनी के नाम जो हम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए याद रखते थे, वो सब यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एनपीएस में से लाइक व्हेन इट कम्स टू मैच्योरिटी, व्हाट्स दैट विड्रॉवल नॉर्म, कि किस तरह से विड्रॉ किया जा सकता है. सो दे से दैट 40% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहे, बिकॉज नन ऑफ द क्लाइंट जो हमारे केस स्टडी में it belongs to government. So like 40% of the total accumulation can be encashed straight away. So say for example is able to accumulate 1 CR, तो उसमें से हम 3 पार्ट लेते हैं. चलो 40 लाख it can be encashed lump sum में tax free. Now other 40 lakh has to be mandatorily used to buy annuity products. और बचा कितना? 20 लाख हमने बीच में ही रखा हुआ है उसे कि लाइक अब आपको इससे क्या करना है. यू डिसाइड. इफ यू वांट टू गेट एन्युइटी, टैक्स फ्री. इफ यू वांट टू गेट लंप सम, टैक्सेबल. But recently there was some amendment, ना? We read कि 60% तक ही टैक्सेबल हो गया, टैक्स फ्री हो गया. Last time we covered. अच्छा, हाँ हमने वो फाइन. सो ऑफ लेट वी कुड आइडेंटिफाई कि हाँ ये अब 60% हो गया है. करेक्ट. सो 60% कैन बी withdrawn in lump sum. Correct. And that is going to be tax free. 40% has to be converted to annuity. अच्छा, अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग चेंज जो हमें ऑब्जर्व करना है कि इसमें एक्टिव चॉइस प्लान लाइक अभी कुछ टाइम पहले तक ही which was restricted individual to invest up to 50% in equity, right? So probably if they put something in examination related to this, so अब वो 50% से बढ़ा के 75% कर दिया है. So up to age 50
एज 50 तक हम 75%, those who are writing retirement can also make this amendment. So up to age 50 they can contribute up to 75% in equity, and then they have given the entire list, पूरा रेशियो हमें दिया हुआ है कि 50 से 60 तक किस तरह से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी विल फॉल डाउन. मैं शेयर करता हूँ आपको, इट इज देयर विथ मी, राइट. सो ये आप चेंज ले लीजिएगा, दिस इज देयर इन आवर एग्जामिनेशन. मैं सेंड करता हूँ वो इमेज ग्रुप में. फाइन. सो दिस इज एनपीएस. बहुत काम लगेगा इन टैक्सेशन क्वेश्चंस, सैलरी वाले क्वेश्चंस में काम लगेगा. एंड अदर देन दैट, लाइक दिस क्वेश्चंस व्हिच आर देयर एट द एंड ऑफ इट, आप कर लोगे तो आपको फायदा रहेगा ही रहेगा. नाउ वी आर मूविंग फर्दर with tax planning module. Fine, on to tax planning. Now something really important in tax planning is capital gain. तो सबसे पहले मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स टैक्स में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे. सो फर्स्ट वन इज कैपिटल गेन चैप्टर, essentially taxation related to properties and securities, बहुत important है. Another is house property, because case studies have questions, means they do have their houses, तो उसमें हाउस प्रॉपर्टी वाला मिलेगा. एंड वन ऑफ द केस स्टडीज आल्सो इंडिकेटिंग कि लाइक दोनों का 75% एंड 25% ओनरशिप है हाउस प्रॉपर्टी में. सो आते हाउस प्रॉपर्टी में वी आर गोइंग टू लुक एट इट. सो हाउस प्रॉपर्टी एज अ चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. देन अनदर वन इज सैलरीड है, तो सैलरी का पूरा टैक्सेशन पूछता है. तो सैलरी फुल टैक्सेशन, राइट, ये हमें फुल्ली पढ़ना पड़ेगा. सैलरी नॉट दी स्मॉलर पार्ट्स, लाइक उतना डिटेल में जो टैक्स के लिए हम करते उतना ज्यादा नहीं, बट यस वी शुड बी अवेयर अबाउट कि अलग अलग चीजों का टैक्सेशन क्या होता है. उसमें भी सैलरी में एसेंशियली एचआरए वाला जो पार्ट होता है वो आपको देख लेना है कि हाउ एचआरए इज टैक्स्ड, वो आने से आपको बताता हूँ. देन अनदर इज आईएफओएस, डेफिनेटली व्हाई नॉट, बिकॉज इंटरेस्ट इनकम ये सब चीजें रहेगी, राइट. एंड फाइनली ऑल दोस डिडक्शंस. टैक्सेशन गिनना तो आता ही होता है, बट ये डिडक्शंस में भी हमें एटीसी, एटी डी, CCD1, CCD2 ये पता होना चाहिए, TTTA, ये सब सेक्शंस हमें एसेंशियली याद रखने पड़ेंगे. बस फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ही बचा. बस वो नहीं आता है, वो हमने पढ़ा ही नहीं. बट इट इज लाइक जो हमने टैक्सेशन के लिए जितना डिटेल में पढ़ा था उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं. बट पर्टिनेंट क्लॉजेस की बड़े बड़े जो मोटे मोटे क्लॉज है कि लाइक ग्रैंडफादर भी हुआ है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया, सब कुछ स्टूडेंट ने कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली मिस टू क्लेम व्हाट यू नो स्टैंडर्ड डिडक्शन. 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना भूल गए फाइनल एग्जाम में. सो आप सोचो कि और 1 या 2 मार्क्स से फेल हुए थे, एंड इट वाज 4 मार्कर क्वेश्चन. और जब हम मिले तो आई वाज जस्ट वी वर डिस्कसिंग कि ये ठीक है, इसमें से ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये इंटरेस्ट, तो इमीडिएटली याद करो सर मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन तो एग्जाम में लिया ही नहीं था. This happened with me also. अभी current examination में there was HRA के there were 3 properties. एक में flat कुछ profit था, एक में loss था, तो तीनों को calculate कर I forgot to take standard deduction, तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा था. Since by chance आंसर मैच नहीं किया मेरा, then I was looking कि क्यों मैच नहीं कर रहा है. So मेरे को 3-4 बार करने के बाद मेरे को पता चला कि वो standard deduction उसमें से. अब सोचो कि imagine first of all 4 hour एग्जाम, 8,000 रुपए की एग्जाम, और इतना दिमाग खत्म करने के बाद like finally if he realizes that he forgot to take standard deduction, come on, सोचो मैं 1 सेकंड उनका फेस देखने जैसा था कि कैसे ये कैसे भूल सकते हैं. सो इसीलिए टैक्सेशन इज क्रूशियल. टीवीएम में इसमें ऐसे टीवीएम वाले जो क्वेश्चंस में 2 ही चीज होगी, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, बस 2 में से एक ही चीज होगी. बट ये सब चीजें बहुत क्रिटिकल हो जाती है कि लाइक आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको ये आपने सही किया या गलत किया है. टीवीएम सब क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो उनसे सेट नहीं हो रहा है, तो ये कुछ लोचाई है. बट यहाँ पर एक्चुअली आपको पता भी नहीं चलेगा गलती कहाँ पर हो गई, और मैच तो हो जाएगा.
चलो तो हम फटाफट कैपिटल गेन्स में लाइक व्हाट इज शॉर्ट टर्म व्हाट इज लॉन्ग टर्म ये सब चीजें अब मैं नहीं सिखा रहा हूँ बट लेट अस लुक एट दिस सम ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स व्हिच यू शुड नो कि yes, real estate is now classified based on 24 months. Correct? Equity shares listed is classified based on 12 months. And और एक चीज आपको essentially एग्जाम के लिए याद रखनी है, same is the case with equity mutual funds. Equity mutual funds भी 12 मंथ बेसिस पे ही होते हैं ना, सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 12 मंथ. अब इक्विटी शेयर्स में आप हमेशा चेक करोगे कि वेदर दे आर लिस्टेड और अनलिस्टेड. इफ दे आर अनलिस्टेड इट इज बेस्ड ऑन 24 मंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन. करेक्ट. फिर और एक चीज डेट म्यूचुअल फंड का भूलना नहीं है. तो डेट म्यूचुअल फंड इज हैविंग वेरी डिफरेंट ट्रीटमेंट. इट इज 36 मंथ्स. राइट. दिस टेबल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप इसके वीडियोस देखना शुरू करोगे यू विल गेट टू नो कि नहीं ये बराबर है. लाइक सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन इट बिकॉज एग्जाम में ट्विक कर देते हैं. और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के टैक्सेशन पूछते हैं एग्जाम में. इवन देयर हैव बीन अ केस ऑफ डिविडेंड स्ट्रिपिंग एज वेल इन एग्जाम. डिटर्मिनेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड इज क्वाइट ओके. लाइक अगर हमारे पास इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी होगी, बाकी सब तो होने नहीं वाला है. सो इट इज नॉट अ टिपिकली व्हाट यू कैन से टैक्सेशन एग्जाम, बट ये सब मिक्स एंड मैच में आएगा. सो इफ there is a property which he has got in inheritance में मिला है उनको, so in that particular case what are we going to do? So previous owner का holding period भी हम consider करेंगे, cost भी उनकी consider करेंगे, cost of acquisition. So be precise. इसको perfectly आप पढ़ लोगे. Then moving further, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे ढूंढते वो आपको पता है. राइट. सो आई प्रेज्यूम कि दैट यू नो कि लाइक इफ देयर इज अ लॉन्ग टर्म तो आपको इंडेक्सेशन करना होता है. इंडेक्सेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये सब आप देख लोगे या तो आपको आता है. वो अजम्पशन पे हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट आई एम हियर टू हाईलाइट इज कि ये वाला पॉइंट जब आप इंडेक्सेशन करो तो आपको ध्यान रखना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बेस ईयर. एंड बेस ईयर फॉर अस इज 2001. Yes, 1st April 2001. So means 1-2 is base year. So anything which we have to consider here precisely? So if a property has been acquired before 1st April 2001, then what should we do in that case? Then take the fair market value as on 1/4/2001. Yes. But so to find out fair market value on 1st April 2001 and उसके बेसिस पे आपको इंडेक्सेशन करना है. राइट. बोनस शेयर्स की भी कुछ ट्रीटमेंट हमें याद रखनी है यहाँ पर. So if bonus shares have been acquired before 1st April 2001, then shall we be considering cost of acquisition? Yes, sir. Yes, we Yes. consider. But bonus shares, right, received after bonus shares received after 2001 particular zero date, तो उसकी cost of acquisition हम लेंगे 0. Right, correct. मैडम को याद है चकाचक एकदम. These are the equations. Right, so go ahead with this. Yeah, कर लोगे, करना है. This is the, you don't have to skip it. Now there is a section called section 1038, right, which has now been like better known as 112. Right, so section 1038 में क्या था कि long term capital gain on equity shares was exempt from tax. But उसमें condition क्या थी कि buying के time पे STT होना चाहिए, selling के time पे STT होना चाहिए. That was used to be the condition. Right. Then we moved further and introduced one more section, that is section 112. अब उस पे हम आते हैं. This one. हाँ चलो यहाँ से शुरू करते हैं. ये पढ़ते हैं. इसके बेसिस पे आपको शायद एग्जाम में आ सकता है. मंदिर में आपको टैक्स में था ना इसके रिलेटेड टैक्सेशन के एग्जाम में. हाँ मतलब वैसे कवर्ड था उसके अंदर ही. It is grandfathering was there.
हाँ हाँ It was there. Correct. So long-term capital gain arising on sale of listed securities, Section 112A, with effect from assessment year 1920. The Finance Act 18 inserts a new Section 112A with effect from assessment year 1920. As per the new section, capital gain arising from transfer of long-term capital asset, being an equity share in a company or unit of an equity oriented fund or a unit of business trust के units तो है नहीं हमारे curriculum में वैसे, shall be taxed at a rate of 10% of such capital gain exceeding 1 lakh. So equity earlier was taxed, फिर STT norms आने के बाद it was made tax free long term capital gain. Now it has once again been taxed. So क्या बता इसमें? So जब कभी, हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, right? Those who are writing final examination straight away, उनके लिए तो बहुत important है कि while calculating long term capital gain on equity shares, पूरी amount पे tax नहीं गिन लेना है. Make sure कि 1 लाख रुपए का वहां पर exemption available है. So 1 lakh subtract करना भूलना नहीं है. And anything above it, like so there's a 5 lakh rupees capital gain, so 1 lakh goes away. अब 4 लाख पे मुझे 10% टैक्स गिनना है. Got it? So that's the way to go. And moving further, अब यहाँ पर हमें 3 चीजें दी गई. Like it is, we also call it grandfathering clause. अब definitely रेफरेंस डेट उन्होंने रखी 31 जनवरी 2018, राइट? बजट में ये अनाउंस किया गया फाइनेंस एक्ट में कि ऐसा कुछ हम अब करने जा रहे हैं. सो दे सेड कि ऑब्वियसली अब तक तो हमारे नॉर्म्स क्या थे, दैट इज गोइंग टू बी टैक्स फ्री, देन हाउ इट कैन बी टैक्सेबल एंटायरली. सो दे हैव टू सेट अ पर्टिकुलर डेट. सो दे सेट दिस डेट कि यहां तक का जो आपका कैपिटल गेन होगा वो सब एग्जम्प्ट, बट इसके बाद अब जो कमाओगे दैट्स गोइंग टू बी टैक्सेबल, right? So इसीलिए फिर उन्होंने 3 चीजें दी हमें. So first one we say the actual cost. Second we take is, which one do we take here is the reference date जो है वो दिन की प्राइस. If there are shares then take the highest price. म्यूचुअल फंड में वो इशू है नहीं, बिकॉज म्यूचुअल फंड की एनएवी तो वंस इन अ डे ही अनाउंस होती है, सो दैट्स नॉट एन इशू. एसटीटी के नॉर्म्स यहाँ पर भी फुलफिल होने जरूरी है. एट द टाइम ऑफ बाइंग एसटीटी इज पेड, शेयर्स है तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग एसटीटी इज पेड. इफ इट्स अ म्यूचुअल फंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग एसटीटी हैज टू बी पेड. सो एसटीटी नॉर्म्स हैवंट चेंज्ड, दे आर सेम. एंड थर्ड इज दैट की सेल वैल्यू. अब यहाँ पर हम करते क्या है, टेक lower of this two, and then that lower answer is compared with the actual cost and take higher of it. That's it. This is going to be your cost of acquisition, right? So जब आप रिवाइज करने बैठो टैक्स, तो ये कॉन्सेप्ट आप इंपॉर्टेंटली रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज आई एम मच मोर होपफुल कि इसके रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा. ट्रू? So that is how we find out the cost of acquisition under the new way of finding taxation on equity shares, right? And after it जो भी gain आए उसमें से 1 लाख रुपए तक का तो आपका exempt ही होगा. Anything above it is going to be taxed at 10%. And also remember now that since equity hasn't been entirely exempt, अब तक क्या था कि like taxation rule still says that if you have a gain from exempt income, exempted source, तो कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो उसमें आपको लॉस हो जाए तो यू कैन नॉट सेट ऑफ. सीधी सी बात है. बट नाउ इक्विटी गेन हैज बीन टैक्सेबल और नॉट? यस. सो इक्विटी का लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन इक्विटी शेयर्स इज आल्सो अलाउड एज सेट ऑफ. तो वो भी करना भूलना नहीं है, इफ इट ऑल इट इज प्रोड्यूस्ड इन एग्जामिनेशन, राइट? सो ये सब आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, while you solve the sample paper of taxation, उसमें ये सब कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, राइट? सो वो टैक्स के सैंपल पेपर भी हमें देख लेने हैं. ओके, मूविंग फर्दर ये वाला पॉइंट, सी दिस table is really important.
टैक्स प्लानिंग के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट था ही था, बट हमारे एग्जाम के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. रीजन, it is defining taxability. That is defining taxability of different financial products. See, in general, जो normal हमारा taxation है, which says that कि sale consideration minus index cost of acquisition difference is your capital gain, and on that you find out taxes. Right? अब बाकी सब चीजों के लिए क्या है? So how equity shares taxed if they are listed, unlisted? Mutual funds, how they are going to be taxed. On market transaction, off market transactions, उसमें भी difference हमने देखा. Right, so at least equity shares, equity mutual fund and debt mutual fund का आपको precisely knowledge होना चाहिए, because that is where they are going to test you the most in exam. Right, and these are the things just not to demotivate you. Right, मैं बेस फिर से बता रहा हूँ कि वी आर क्रिएटिंग अ साउंड बेस सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल दिस थिंग्स. इस पे जितनी भी चीजें एग्जाम में आती है कनेक्टेड टॉपिक से, वो तो हम एक एक पकड़ पकड़ के केस स्टडी में से सॉल्व करने वाले हैं. राइट, एंड वी वुड क्रिएट सम हाइपोथेटिकल सिनेरियो बेस्ड ऑन दी केस स्टडी, और उसमें क्या हो सकता है वो सब चीजें हम करेंगे डेफिनेटली. बट दिस इज जस्ट टू गिव यू अ गुड आइडिया कि आपको क्या चीजें पढ़ के तैयार हो जाना है, so that things become easier for all of us. Okay, some more sections. Without failure, we have to remember have been section 54. Right, ये तो आना ही चाहिए ना. I can expect this section 54 आना चाहिए. Then section 54 EC must be known to us. Section 54F. These three sections have to be known to us precisely. 3 sections. एफ का भी टैक्स में आया था. उसमें Right. कुछ गोल्ड बेचा था, फिर प्रॉपर्टी खरीदा था, तो उसका रेशियो निकाल के करना. करेक्ट. और इसमें भी आता है एडवांस में भी. लाइक क्या आएगा वी डोंट नो, बट एटलीस्ट ऐसा तो होना ही चाहिए कि इफ दे आर पुटिंग इन समथिंग रिलेटेड टू टैक्स वी शुड बी मोर देन डिलाइटेड कि मजा आ गया, चलो. ऐसे नहीं होना चाहिए यार टैक्स का रूल क्या था मुझे तो याद ही नहीं, अब क्या करूं. That situation is not desirable at all. Right, so ये आप करना शुरू करो. Definitely our process is quite long. तो आपको जो भी in between doubts आते जाए आप मुझे पूछते रहिएगा. But yes, this is to ensure that we stay away from surprises in exam, because I remember like मेरी exam में gratuity का question भी था. I appeared long back, so I gave in 2009, wherein CFP was absolutely not known to people here. Okay, there was a question out of the blue that was about calculating standard deviation. हम returns दिए, find out standard deviation. So on that day only couple of students passed, but मेरे आजू बाजू वाले तो सब पहचान तो गए थे. तो like they were asking me कि भाई ये गिनना कैसे. They were completely clueless कि standard deviation हम ढूंढते कैसे है. और मेरे अरे ये तो जैकपॉट वाला क्वेश्चन है. इट्स अ जैकपॉट क्वेश्चन, सॉल्व कर दिया, मार्क मिल गए. सो यही है कि लाइक दे आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, और हमें ऐसे छोटे छोटे 2, 3, 4 मार्क के क्वेश्चन में सरप्राइजेस से दूर रहना है कि अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं है कैसे करने हैं. नो, 5 मार्कर क्वेश्चन में सरप्राइजेस रहेंगे, बट ये सब क्वेश्चंस में नहीं होने चाहिए. तो परफेक्टली कर लेना ये विदाउट मिसिंग आउट. कैपिटल गेन के बाद like the next chapter we are straight going to open up. Residential status isn't tested now obviously, but अब next जो है that is income from house property, let out house property as well as self occupied house property, दोनों के related question होते हैं. चलो, so I'm quickly guiding you through this. GAV computation exactly तो हमें नहीं करनी होती है एग्जाम में, but still be advised कि हमको ये पता हो कि like if they give us कि fair rent दिया है, municipal value दी है, standard rent दिया है, and actual rent भी दिया है, then we are able to find out the GAV expected.
इसका आया था टैक्स में, दोनों थे, अनरियलाइज्ड भी था, वैकेंसी भी था। हाँ, टैक्स में तो आएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, टैक्सेशन मॉड्यूल में तो करेंगे। और जो हमने माइनर माइनर पॉइंट पे काम किया है, वो माइनर पॉइंट आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं एग्जाम में। फाइन, सो दिस हाउ आई कैन फाइंड आउट जीएवी। अब यहाँ पर वी डू हैव केसेस वेर इन इट हैज बीन सजेस्टेड कि क्लाइंट जो है उन्होंने घर किराए पे दिया हुआ है। ऐसा केस है कि लाइक इट्स अ 2 स्टोरीड बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। वैसे तो 2 स्टोरी नहीं बता सकते, बट लेट्स टेक इट दैट वे। तो उसमें दोनों लेट आउट है, हस्बैंड वाइफ दोनों की ओनरशिप है 75-25%, रेंट हमें दिया हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट इनवेरिएबली दे आर आस्किंग द taxability of let out property, and however they do have one more property, तो कैसे करेंगे, राइट? सो गेटिंग दिस, तो ये चैप्टर तो बेस में आना चाहिए। सो हाउ टू फाइंड आउट जीएवी, करेक्ट। फिर उसमें से लाइक अब वैकेंसी, अनरियलाइज्ड रेंट, ऐसा सिनारियो नहीं है। एडवांस में ये फायदा है कि अब जो एकदम माइनर माइनर पॉइंट्स हम करते थे वो एग्जाम में नहीं है। बट मूविंग फर्दर, अब आगे बढ़ते हुए हमें ये सेक्शन याद रखना है, सेक्शन 24। सेक्शन 24 में क्या है? 2 चीजें हैं। चलो, एनीबॉडी कैन शेयर both the things related to section 24. First is section 24 subsection A, talking about standard deduction of 30%. Talking about standard deduction of 30%. तो लेट आउट प्रॉपर्टी में जो भी आपकी जीएवी आई, व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट, ये भूलना नहीं है। सो फ्रॉम जीएवी what is to be subtracted next? Standard deduction. No, अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन देर है पहुंचने में। म्युनिसिपल टैक्सेस, यस, म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो फाइनली वी अराइव एट नेट एनुअल वैल्यू। आपको एग्जाम में रेंट दिया हुआ है, सिर्फ जीएवी है, हाउ कैन यू फॉरगेट टू सब्ट्रैक्ट इट? ये आपको याद रख लेना है। सो एनएवी, अब एनएवी में से 2 चीजें, लाइक ये एग्जाम का प्रेशर इतना बन जाता है कि लाइक इतना ज्यादा प्रेशर से ज्यादा क्या बता दो कि इतनी ज्यादा चीजें करनी है कि दिमाग बंद हो जाता है। आई वुड से दैट वे। तो फिर क्या, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करने लगते हो, बट अदर देन दैट, इफ आई गिव यू 2 क्वेश्चंस टुडे, 2 क्वेश्चंस टुमारो, आई कैन से यू विल परफॉर्म लाइक एनीथिंग। सो एक तो टाइम, इतनी ज्यादा चीजें आप कैसे एक साथ में करोगे, दैट इज द थिंग। सो दिमाग को बचाए रखना है। So first is standard deduction, and another thing is interest. Another is interest on borrowed capital. This is 24A, and this is another is 24B. उसके बाद जो आ गया आपका, that is the income from house property. That is income from house property. So इसमें लोन का इंटरेस्ट ढूंढने का हमारे पास आएगा। ट्रू, और उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप दोनों की है। बट से फॉर एग्जांपल लोन एक ही जने ने ली है, तो कैन बोथ ऑफ देम कैन क्लेम? No, sir. नो, राइट? सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि दोनों ने लोन ली होनी चाहिए। इट्स अ जॉइंट लोन इन अ प्रॉपर एंड पर्टिकुलर रेशियो। ट्रू, तभी जाके हमें ये बेनिफिट मिलेगा दोनों का इंडिविजुअली। वो भी एक मैंने पॉइंट यहाँ पर ऐड किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट शुड बी डन। सो सेक्शन 24A, 24B बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये और एक चीज भी हमें यहाँ पर देखनी है कि टोटल लॉस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी विच कैन बी क्लेम्ड एज सेट ऑफ। क्या था वो क्लॉज? within for example if it is self occupied तो 2 लाख से ज्यादा वो नहीं हो सकता है इंटरेस्ट क्लेम। if it is let Correct. out it can be unlimited, but overall income from house property cannot be more than 2 lakh rupees जो उसका लॉस होता है। लॉस
राइट. No, सो वाज वेरी वेल सेड कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट की लिमिट 2 लाख है. अगर लेट आउट प्रॉपर्टीज, तो लेट आउट प्रॉपर्टी में कितना भी इंटरेस्ट में क्लेम कर सकता हूँ, राइट, विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी, राइट. सो एक प्रॉपर्टी में लॉस है, एक प्रॉपर्टी में गेन है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हाउएवर हाउस प्रॉपर्टी एज अ हेड कैन नॉट हैव अ लॉस मोर देन 2 lakh be set off in a particular year, right. So ये गाइडलाइन है, हमको याद रखना है. There isn't anything related to pre-construction as of now in the case study which I see, but still, if somebody can share the concept of pre-construction interest, what was it? this year में पोजीशन मिला है, उससे पहले का whatever was the interest paid on this loan taken for construction, that can be adjusted in the following 5 years as 1/5 हर साल पे, which is included Correct. in the So limit say of for 2 lakh rupees. example 2 lakh, correct. So now say for example construction is over in December 2020. मैंने लोन ली थी 2 साल पहले for buying this property. So as per the act, जो साल में कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, a year preceding to that, उसके एंड पे ये खत्म हो गया ऐसे मुझे मानना है. दैट मींस दिसंबर 20 में खत्म हो रहा है. दैट मींस एज पर द एक्ट 31 मार्च 2020 में कंस्ट्रक्शन इज डीम्ड टू बी ओवर. अब जहां से लोन ली थी वहां से 31 मार्च 2020 तक का मुझे इंटरेस्ट गिनना है. एंड दैट इंटरेस्ट इज कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन इन 5 equal parts, right? 5 equal parts currently in 2021, 21-22, likewise 5 years में claim करूंगा. But remember कि this is not over and above the limit of 2 lakh. अगर ये self occupied property है तो, right. So this is within the limit. That is to be remembered really well. ये एक पॉइंट हमें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है. टैक्स बेनिफिट ऑन होम लोन्स फॉर जॉइंट ओनर्स. द जॉइंट ओनर्स हु आर आल्सो co-borrowers of self-occupied house property can claim deduction on interest on the home loan up to 2 lakh each. So what could you read from it? Tell me. एन इंटरेस्ट, वो तो हमने ले लिया, ठीक है. A deduction on principal repayment including deduction for stamp duty and registration charges under section 80C within the overall limit of 1.5 lakh for each of the joint owners. Are you getting this? कितना critical point है एग्जाम में और ये पूछते ही है. So इंटरेस्ट दोनों 2-2 लाख रुपए क्लेम कर सकते हैं इसमें. हाँ, आपको याद रखना है कि दोनों का 50-50 हो तो ही, 60-40 हो तो नहीं चलेगा. चलेगा. इंटरेस्ट आप 60-40 में डिवाइड करो, दोनों जने इंडिविजुअली अप टू 2 लाख सेक्शन 24B में ले पाएंगे, अप टू 1.5 लाख सेक्शन 80C में ले पाएंगे. So this is a wonderful way. These deductions are allowed to be claimed in the same ratio as of the ownership share in the property. कई बार ऐसे प्रैक्टिकली देखा है कि हस्बैंड वाइफ की जॉइंट ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी है बट बोरोवर तो एक ही है. तो सो जॉइंट ओनर्स, बहुत इंपॉर्टेंटली, हु आर आल्सो द को-बोरोवर्स ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तब जाके ये कॉन्सेप्ट काम लगेगा. और हमारे लिए तो एग्जाम में ये है ही है. सो व्हाइल सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर केस स्टडी मैं आपसे ही पूछूंगा इसके रेगुलेशंस क्या थे, राइट. सो मेक श्योर you remember it. You may have taken a loan jointly, but unless you are owner in the property, you are not entitled to the tax benefits. दोनों चीजें होनी चाहिए, by the way, right? So that is house property, बहुत काम का है, right? And next topic which we say is income from other source.
इसमें मोस्टली इंटरेस्ट और ये सब चीजें ही आती है. अच्छा, इंटरेस्ट में और डिविडेंड में एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ विच वी शुड बी रिमेम्बरिंग नाउ. डिविडेंड इनकम फॉर our examination 1920, that is section 115 BBDA is applicable, wherein it says that up to 10 lakh dividend received from Indian company is exempt from tax, but is more than that it is subject to 10% tax. Difference amount, ऊपर की amount, not full amount. That's what we have to remember. Other than that, यहाँ से जो interest income आती है, interest income के लिए, right, we do have some deductions available. ये गिफ्ट अभी ये सब तो उतना ज्यादा हमारे लिए काम का नहीं है राइट नाउ, बट इंटरेस्ट के लिए व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज कि हाँ, सेक्शन 80 TTA आपको याद रखना है, वो लास्ट में चैप्टर में लिखा भी है. सेक्शन 80 TTA टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, राइट. अगर सीनियर सिटीजन है तो कौन सा सेक्शन लगता है? TTB, और उनकी लिमिट कितनी है? 50,000. बट हाँ, यहां पर इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? फॉर अस इट इज सेविंग बैंक, बैंक का और पोस्ट ऑफिस का, उतना ही, खत्म. एंड फॉर सीनियर सिटीजन इट इज सेविंग बैंक एज वेल एज टाइम डिपॉजिट. विथ bank is also permissible, post office is also permissible. So by virtue of it, a senior citizen can claim deduction for his interest income on senior citizen, MIS, post office की time deposit and bank की time deposit, सब कुछ. So that is allowed. And there is also a concept of TDS in interest. TDS का क्या रूल है इंटरेस्ट में, बैंक के इंटरेस्ट में? If it exceeds 40,000 per bank, तभी जाके that bank is going to deduct taxes. Otherwise, सर no. ये पर ब्रांच होता है या पर बैंक होता है? Per bank, I think ऐसा नहीं सर, पर ब्रांच होता है ये. per branch है. हाँ सर. तो but हाँ, सर sure. मेरा एक इन्वेस्टर है, वो अलग अलग ब्रांच में एफडी करके टीडीएस नहीं कटवाता. क्या बात है, लो चलो. तो मुझे अब वो पढ़ना पड़ेगा एग्जैक्टली पर बैंक था या पर ब्रांच है, दैट आई हैव टू क्रॉस चेक नाउ. ये इट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट. पर उससे फायदा क्या होता है उनको? सर टीडीएस नहीं कटता ना. बट टीडीएस नहीं कटने से टैक्स नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है. सर वो क्या है, वो ऐसा गिनता है कि मेरा मतलब वो रिफंड इतना नहीं लेना पड़ेगा, तो उसका भी इंटरेस्ट गिनता है वो. और बाप रे. बट ठीक है. यू नो एक्सप्लेनिंग समडे कि भाई ये इंटरेस्ट तो अक्रूवल बेसिस पे ही होता है, राइट? तो क्या फर्क पड़ता है इनफैक्ट? यस सर. बट ये दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट. हाँ, मजा आ गया सुन के. राइट. देन नेक्स्ट वन, क्लबिंग ऑफ इनकम इजंट मच. जो उसके बेसिक रूल है कि बच्चे की इनकम ऐड होती है, वही आपको याद रखना है. इनकम फ्रॉम सैलरी, एंड सैलरी इज रियली इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन बिकॉज यू विल फाइंड आउट कि उसमें सब कुछ कंपोनेंट सैलरी के दिए जाते हैं, राइट? सैलरी के कंपोनेंट दिए जाते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट टैक्सेबिलिटी. उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है HRA का, हाउस रेंट अलाउंस. इसकी टैक्सेबिलिटी हमको ढूंढने आनी ही चाहिए. नाउ लेट्स से देयर इज एन एम्प्लॉय, he is not having his own house, he is not staying in his own house, and he is in receipt of house rent allowance. Then how it is going to be taxed? इसका taxation हम करेंगे कैसे? That's what we have to find out. So first we have to identify is कि like कहाँ पे रहते हैं वो. So where does he stay? Whether he stays in a metro or non-metro, because उसका relevance है यहाँ पर. So if he is staying in metro, so 3 स्टेप में हमें ये कंप्यूटेशन करना है. So step number 1, find out amount equal to 50% of salary
or 40% of salary. If he's staying in metro, take 50% of salary. If he's non-metro, then 40% of salary. Now next question comes in, what all metros? Then understand, अभी भी income tax के rules के हिसाब से there are only 4 metros, that is Mumbai, Kolkata, Delhi and Chennai, right? यही आपको याद रखने हैं. So if client belongs to or stays in any of this city, then take 50% of salary, otherwise 40% of salary. And salary here defined as basic plus DA plus commission as a fixed percentage of turnover. This isn't present much more, but ये दो चीजें तो case study में होती है, but still we remember the entire equation. Then second step talks about HRA actually received for the relevant period. How much has been received? And third is rent paid minus 10% of salary. Right? So जब हम full taxability ढूंढ रहे हैं तो उसमें क्या होगा? Basic होगा. Right? So we have got basic salary plus हम add करेंगे DA plus अब इसमें HRA करेंगे तो HRA जो दिया होगा, right? So HRA actually received minus exempt HRA करके हमें फिर taxable find करना है. So ये no doubt बड़े क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट है, not asked as an isolated question, but is to be remembered by us precisely. Fine. So ये तीन, right? So that is 50 or 40, then actually received and rent paid minus 10% of salary. ये तीन में से जो भी list है that is exempt from tax and actual received, right? So HR actually received minus exempt will be considered as taxable. तो अब हम इसको हम यहाँ पर लेंगे. Getting this? तो ये HRA का point बहुत important है, and ensure if the client in question stays in his own house, then no exemption is available. It is really very important that he is paying rent. So exemption is not available to SSC who live in his own house or in a house in which they don't pay any rent. So this is to be remembered precisely. Then moving further, सैलरी में से आप और क्या याद रखोगे? तो ग्रेजुइटी हमने तो वहां पर ले ली, फिर बाकी की चीजें तो याद रखने की जरूरत नहीं. दिस इज व्हाट यू कैन रिमेंबर. कम्यूटेशन ऑफ पेंशन वाला, in receipt of gratuity, not in receipt of gratuity, but I don't know how far it is going to be helpful. हाँ, अब perquisites वाला, I think किसी भी आज तक मैंने केस स्टडी में ऐसा नहीं देखा है कि लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला पूछा हो. सो अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा. Then another thing which is there is ये वाला होता है, वो हम केस स्टडी देखेंगे, उसमें एक कंपोनेंट आइडेंटिफाई भी करेंगे. दैट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैज गॉन अवे, इट इज नॉट देयर एनी मोर क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन आ चुका है. देन अनदर इज मेडिकल रीइंबर्समेंट वाला कंपोनेंट था, दैट इज आल्सो गॉन. सो एंश्योर दैट यू रिमेंबर इट. सो दिस इज व्हाट हैज कम इन. सो अब दो चीजों में जो हमें डिडक्शन मिलता था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस या मेडिकल रीइंबर्समेंट, दैट इज गॉन. एंड इंस्टेड ऑफ दैट नाउ वी शैल बी टेकिंग a standard deduction of 50,000. That means जब हम सैलरी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने बेसिक ऐड किया प्लस DA ऐड किया, देन से HRA, देन सम अदर अलाउंसेस वी केप्ट ऑन एडिंग, बट फाइनली उसमें से हम डिडक्शन ले लेंगे 50,000 का. 50K डिडक्शन इज अवेलेबल. सो बैलेंस इज योर इनकम अंडर द हेड सैलरी. ये आपको भूलना नहीं है. Right, and standard deduction under section 16 is available only for pension chargeable under the head income from salary, not from pension chargeable under income from other source. But by chance, just for prudence, मैं आपको बता देता हूँ कि our examination considers pension as salary income. Right, ये टैक्स के सैंपल पेपर देख के क्लियर हो गया
कि जब पेंशन वर्ड आए तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आपको डिडक्शन लेना है, सो मेक श्योर यू रिमेंबर इट. वैसे हमारे एग्जाम में कोई ज्यादा काम का नहीं है पेंशन, बिकॉज वी हैव टू प्लान फॉर इट, बट स्टिल. मूविंग फर्दर, ये तो हो गया ग्रेजुएट एंड ऑल इज टेकन केयर ऑफ. फिर कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ, ये आपको देखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर इंटरहेड एडजस्टमेंट्स, क्योंकि जब फाइनली हमें टोटल टैक्सेशन पूछा होगा तो उसमें ये भी होगा कि सैलरी है, IFOS दिया है, हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, किस तरह से सेट ऑफ करोगे, वो रूल्स आपको प्रिसाइसली आने चाहिए. फाइन. Then agricultural income you can skip straight away. This is not there in exam 5. Trust concept, skip straight away. Then what else you can remember here importantly is section 80C वाला पूरा, ये आपको perfectly आना चाहिए, ये आपको आना ही चाहिए without failure. Then another is section CC 80CCD NPS, जो मैं आपको बता चुका हूं वो. Section 80D, अच्छा, what has changed here is individual below 60 25,000, contributing for parents below 60 25,000, individual below 60 खुद के फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस का 25,000 मैक्सिमम, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन अप टू 50,000. Individually senior citizen, parents are also senior citizen, then 1 lakh. This section has expanded limit. Maximum deduction available under section 80D is now 1 lakh. This is to be remembered. ये आएगा एग्जाम में, बड़े क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा. सेक्शन 80D 80C, रियली इंपॉर्टेंट सेक्शंस. देन ये सब DD के हमें ज्यादा जरूरत नहीं है. देन यस, रिमेंबर दिस सेक्शन, सेक्शन 80TTA, सेविंग बैंक इंटरेस्ट वाला, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड. यू कैन नोट पेज नंबर 101 इन टैक्सेशन बुक, कर लेना है आपको. राइट, दैट्स इट फॉर टैक्सेशन. और एस्टेट प्लानिंग के जो 3 वीडियो है मैंने रिसेंटली ग्रुप में अपलोड किए हैं, राइट, सो ये भी आपको देख लेना, बिकॉज एस्टेट प्लानिंग में से भी काफी कुछ पूछते हैं. उनके जो सैंपल पेपर्स उसमें से भी हम सीखेंगे, पास्ट के स्टडीज में से भी हम एस्टेट के क्वेश्चंस ढूंढ के करेंगे, बट स्टिल आपको एस्टेट प्लानिंग के वीडियोस भी देख लेने हैं. दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई सेड 2 मार्क का भी क्वेश्चन यहाँ पर एस्टेट के रिलेटेड आए एंड वी डोंट नो, दैट्स अ नाइटमेयर, वी कैन नॉट अफोर्ड इट. फाइन. सो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारा, लाइक which is serving as a base for advance, जो आपको पढ़ना शुरू कर देना है, वो हमारा खत्म हुआ. From Wednesday we are going to start with proper numericals, not the case studies. We are going to start with proper numericals, जो मैंने आपको दिखा है, जो इंडिविजुअली जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे एक फाइल में से, वो फाइल हम पूरी सॉल्व करेंगे. Then post that we are going to start with case studies. तो अभी case studies शुरू होने में टाइम है, but yes, we have to be much more prepared before we go to play the match, right?